अनदर टॉपिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेल का एक शफाफ फ्लूइड है ये, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है और ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जा रहा है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो एक्वियस सोल्यूशन है वो किस पे है? साइटोसोल और ग्रेनुल पोर्शन पर मुश्तमिल होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहला रहे होते हैं। इस तरह साइटोप्लाज्म में क्या 90 जो उसका सोल्यूशन है, साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूशन है या फ्लूइड कह लें, इसमें 90% वाटर शामिल होता है और जो कि स्टोर हाउस का काम कर रहा होता है, केमिकली तौर पे बोल लें हम इसे। इस तरह ये मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहला रहा होता है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के तौर पे ये जैसे प्रोटीन की तैयारी करना और ग्लाइकोलाइसिस वगैरह की तैयारी करना, इसमें अहम कारनामा अंजाम दे रहा होता है। और इस तरह ये रिएक्शन एक वक्त में कई कारनामे यानी बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहा होता है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर। इस तरह बहुत से कुछ जो होते हैं इम्पोर्टेंट हैं जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया है, राइबोसोम्स हो गया, प्लासिड, जो कि बहुत ये कि इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। नाउ मूव अनदर करेंगे जो इम्पोर्टेंट्स ऑर्गेनल्स है साइटोप्लाज्म के, उसे डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है, मतलब एक जाल होता है मेम्ब्रेनों का और ट्यूब्स वगैरह का, इनका जाल होता है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो एक पतली सी जो तय पाई जा रही होती है, जुड़ी हुई होती है, वो किसकी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तय होती है, मीन्स के लिए झिल्ली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक रफ होते हैं और एक स्मूथ होते हैं। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये दो तरह के थे। रफ में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके अंदर जो आउटर सरफेस होती है, जो इसकी बाहर वाली सतह होती है, उस पर यानी कि राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। यानी कि जो इसकी बाहर वाली सतह हो गई है, खाल है या झिल्ली है, उसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम्स पाए जा रहे होते हैं। और राइबोसोम्स प्रोटीन की तैयारी में काम दे रहे होते हैं। इस तरह जो दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। इस तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है सेल के अंदर। ये ट्रांसपोर्ट और सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है मटेरियल को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यानी कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में काम दे रहा है, यानी कि सेल के अंदर ही। इसी तरह ये किसी भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि उसको शेप मेंटेन रख रहा है, उसको एक सहारा दे रहा है। और इस तरह जो उसके अंदर जो हार्मफुल मटेरियल जो बन रहे होते हैं उसे क्या करता है? ख़त्म कर रहा होता है, इसे डिटॉक्सिफाइड कर रहा होता है। अब सेकंड क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले कामिलो गोल्जी ने दरियाफ्त किया, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। ये क्या होता है? सेट होता है स्मूथ मेम्ब्रेन का, और ये इनके मतवाजी तौर पे या बोलें एक दूसरे के सामने एक बोरी बोलें इसको सेक बने हुए होते हैं एक दूसरे के सामने, जो कि किन से फिल हुए थे? कौन से फ्लूइड से फिल हुए थे? एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन। इनसे ये थैले यानी ये थैले बोलें या इनको बोरी बोलें, ये फिल हुए होते हैं। गोल्जी बॉडीज का जो अहम फंक्शन क्या होता है? सेल सिक्रेशन का काम होता है। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसकी शेप होती है रोड लाइक होती है, बीम शेप की होती है, जैसे लोबिया के जो दाने समझ लें, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप इस तरह की होती है। और इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल। और जो आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? आउटर कंपार्टमेंट कहलाती है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, वो फ्लूइड क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है।
और माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे अहम काम क्या है? ये रिस्पायरेशन के काम में अहम कारनामा इंसान अंजाम देता है। इस तरह इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को तोड़ देते हैं और उसे एनर्जी बना रहे होते हैं। अब ये एनर्जी पूरे सेल का क्या कहलाएगी? पावर हाउस कहलाएगी, यानी पूरे सेल को प्रोवाइड करिए वाली एनर्जी। नेक्स्ट ये हमारे पास प्लास्टिड है। प्लास्टिड इज ऑल्सो अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ये ज़्यादातर हायर प्लांट्स के सेल्स में पाया जाता है। ये ऑर्गेनल्स मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स, कलर प्रोड्यूस करते हैं या मुहैया करते हैं। इन कलर्स पिगमेंट्स की वजह से इनको 3 हिस्सों में इकसाम में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन 3 हिस्सों में से प्लास्टिड को तकसीम कर दिया गया है इन पिगमेंट्स और कलर की वजह से। क्लोरोप्लास्ट क्या